हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जो है उसको हमने फिनिश किया था। वहाँ पे बेसिकली हमने फोकस किया था किस तरीके से जो रिलीजियस चेंजेस हमें देखने को मिले थे इन 600 BC के टाइम पे, वो हमने देखे। चैप्टर नंबर 5 में हमने बेसिकली पॉलिटिकल चेंजेस को पढ़ा था। चैप्टर नंबर 6 में हमने रिलीजियस चेंजेस को देखा था, जहाँ पे हमने मेनली फोकस किया था बुद्धिज़्म की फिलॉसफी के ऊपर, उपनिषद एंड द जैनिज़्म के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिटेल्ड में डिस्कस कर ली थी। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो एक बार आप चैप्टर को फिर से रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को देख के। आज के वीडियो में मेनली हम फोकस करेंगे चैप्टर नंबर 7 को, जो कि बात करता है फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर, यानी किंगडम से जो एम्पायर फॉर्म हुआ है उसका जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है किंगडम टू एम्पायर, वो कहीं ना कहीं हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि जब हमने बात की थी चैप्टर नंबर 5 में कि जब महाजनपद वगैरह फॉर्म होते हैं तो जो 16 महाजनपद होते हैं उनके बीच में फाइट होती है। फाइनली जो आपका जो एक महाजनपद है, जैसे मगध बेसिक जो महाजनपद है, वो कहीं ना कहीं जो एक पावरफुल किंगडम के रूप में उभरता है। एंड वो किंगडम किस तरीके से एम्पायर फॉर्म करता है, तो वो जर्नी जो है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर में फोकस करेंगे। ठीक है, सेकेंडली हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो मौर्यन डायनेस्टी वो किस तरीके से उभर के आती है। एंड अशोक का जो रोल है एज अ किंग, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक किंगडम और एम्पायर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो मौर्यन डायनेस्टी है उसके बारे में जो है 2 बुक्स के थ्रू हमें पता चलता है। पहला जो बुक है आपका है अर्थशास्त्र, जो कि लिखी हुई है चाणक्य के द्वारा। एंड सेकंड जो बुक है इंडिका, जिसे लिखा हुआ है मेगास्थनीज के द्वारा। तो ये दोनों बुकें कहीं ना कहीं उस समय जो मॉडर्न डायनेस्टीज थी, किस तरीके से वहाँ पर सोसाइटी किस तरीके से थी, किंग किस तरह से रूल करता था, किंग के बारे में मेनली फोकस किया जाएगा। उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से था वो हमें अर्थशास्त्र से पता चलेगा। मेगास्थनीज कहीं ना कहीं जो वहाँ पे किंग के आसपास किस तरह से लोग होते थे, उनके बेसिकली किंग किस तरीके से जो है अपना राज्य वगैरह संभाला करते थे, तो यहाँ पे बेसिकली इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि अशोका ने किस तरीके से वॉर की थी, एंड वॉर के बाद किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था कि वो धम्मा की तरफ चले गए थे। ठीक है, उनका जो भी मैसेजेस था वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो है स्प्रेड किया करते थे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। एंड फाइनली जो डिक्लाइन होगा मौर्यस का, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये सब चीज़ें हम बेसिकली इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है लॉइन्स की। द लॉइन्स वी सी ऑन आवर नोट्स एंड द कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, मतलब उसकी जो हिस्ट्री करीबन काफ़ी पुरानी है। दे आर कार्व्ड इन अ स्टोन एंड प्लेस ऑन अ टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, यानी जो सारनाथ है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इस तरह का स्टैचू है, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पिलर के ऊपर इस तरीके से ये जो लॉइन्स है इनकी जो स्टोन में है कार्विंग की गई है, और उसको मैसिव स्टोन पिलर के ऊपर रख रखा है एज यू रीड इन द चैप्टर नंबर 6। ठीक है, देन हम बात करते हैं अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू बी हिस्ट्री, यानी हमारी हिस्ट्री में अशोका सबसे ग्रेटेस्ट रूलर की फॉर्म में जाने जाते हैं। एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शन वॉज स्क्राइब्ड ऑन द पिलर एज वेल एज रॉक सर्फेसिस, यानी जितने भी पिलर्स देखने को मिलेंगे या फिर रॉक सर्फेस जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मैसेजेस को वहाँ पे जो है इंस्क्राइब किया हुआ था, सो दैट आते जाते हुए जो भी लोग हैं वो उस पिलर की तरफ देखे और समझे कि जो मैसेज जो पहुंचाना चाहते हो जनता को, बेसिकली वो मैसेज जो जनता तक पहुंच पाए। ठीक है, और देखने को मिलेगा अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि किस तरीके से जब वो मैसेज लिखवाया करते थे, तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं मैसेजेस को पढ़ नहीं सकते हैं, जिनको बेसिकली उस समय मतलब ऑब्वियसली सबको पढ़ने का हक नहीं था, और कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनके लिए वहाँ पे जो है कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे अशोका के द्वारा। एंड वो ऑफिसर्स कहीं ना कहीं हेल्प करते थे उन मैसेजेस को रीड करने में, एंड फाइनली जो वहाँ की जो जनता है उन तक पहुँचाने में कि क्या मैसेज बेसिकली वहाँ पे इंस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, बिफोर वी फाइंड आउट वट वॉज रिटन इन दिस डिस्क्रिप्शन लेट अस सी वाई दिस किंगडम वॉज कॉल्ड एज एन एम्पायर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस किंगडम को एम्पायर बेसिकली कब कहने लगे। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंड फादर। ठीक है, यानी जो एम्पायर अशोका के द्वारा रूल किया जाता था या फिर किया गया था, उसको कहीं ना कहीं शुरुआत की किसने की थी, उनके ग्रैंडफादर ने, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? 2300 ईयर्स को पहले, यानी
कह सकते हैं कि जो मौर्यन डायनेस्टी की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त जो था बेसिकली सपोर्टेड बाय वाइस मैन जिसका नाम क्या था, चाणक्य या फिर कौटिल्य, उनके द्वारा सपोर्ट मतलब बेसिकली दिया गया था चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्ता को। मैनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज़ जो थे वो आपको देखने को मिलेंगे अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। डायनेस्टी की बात करें, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है, बिकम रूलर वन आफ्टर द अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड एज डायनेस्टी। मतलब एक बार एक ही फैमिली से पहले पिता रूलर बने, फिर उनके बेटे, देन उनके बेटे, फिर उनके बेटे, तो इसको हम डायनेस्टी कहते हैं। द मौर्यज वर अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्ता जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, देन उनके बेटे बिंदुसारा, एंड बिंदुसारा के जो बेटे थे आपके अशोका, जहाँ पे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था अपने एम्पायर को। नेक्स्ट यहाँ पे है कि देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर, जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला वॉज अ गेटवे था टू द नॉर्थ वेस्ट का, यानी जो नॉर्थ वेस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एरिया है यहाँ पे आने का जो मेन गेटवे था आपका तक्षशिला था, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन वॉज अ रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जो उज्जैन था यहाँ पे आपका दिखने को मिलेगा, ये एक रूट था नॉर्थ से साउथ के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड द क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज़ में रहा करते थे, मेनली जो ये जो सिटीज़ थी। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स रहा करते थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फ्रॉम फूड, यानी जो बीच का सेंट्रल एरिया था ये जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते, तो ईजिली वहाँ पे लोगों को जो है फॉरेस्ट के प्रोडक्ट मिल जाते थे, एंड जो एनिमल्स को बेसिकली वो हंट करके लाते थे। पीपल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, यानी क्योंकि देखो उनकी एम्पायर आप देख सकते हो कितनी बड़ी है, नॉर्थ वेस्ट से लेके इस एरिया से लेके यहाँ तक कहीं ना कहीं जो मॉडर्न एम्पायर था बेसिकली ये फैला हुआ था। तो आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट पार्ट में जो लोग रहते थे उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे, ठीक है। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग तरह के खाना खाते थे, डिफरेंट कलर के क्लोथ्स वगैरह पहना करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम, से किस तरह से डिफरेंट होती है। द एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर किंगडम में जब किंग रूल करता है तो उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो अलग होते हैं, और एक पर्टिकुलर एम्पायर में जब एम्पायर बड़ी हो जाती है तो उसके रिसोर्सेज जो है कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं, बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन द किंगडम्स, बड़ी होती हैं। किंगडम अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर एरिया में आप कह सकते हो किंगडम है, ठीक है, बट यही चीज़ बहुत लार्जर एरिया में फैल जाती है, आपका जो भी टेरिटरीज आपकी फैल जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज चाहिए, बिकॉज इतने पूरे एरिया को आपको रूल करना है, ठीक है। तो आपको इस एरिया का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस एरिया का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसका ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको जो फैसिलिटी चाहिए, जो चाहिए, मतलब रूल्स वगैरह किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको रिसोर्सेज गैदर करने हैं, टैक्स के थ्रू जो भी रेवेन्यू आएगा किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस तरीके से अपनी जो है कहीं ना कहीं अपने किंगडम को, अपनी जो एम्पायर है उसको प्रोटेक्ट भी करना है, फर्दर कोई अटैक ना कर दे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट थी एक एम्परर के लिए कि वो इस सब चीज़ों को कहीं ना कहीं से लेके आए, ठीक है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी एंड बिग आर्मीज़ की ज़रूरत होती थी। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस। अब देखो मेन चीज़ आपका क्या है, पैसा। अगर किसी के पास भी पैसा होगा तो बहुत अच्छे से रूल कर सकता है। तो उसी तरह से हम बात करते हैं किंग के लिए, किंगडम में को रूल करना तो भी पैसा चाहिए। सिंपल एक एम्परर को अगर पूरे एम्पायर में रूल करना है तो उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मेन पैसा आपका कहाँ से आएगा, टैक्स के थ्रू, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अलग अलग चीज़ों पर टैक्स लगाओगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू आपके पास इकट्ठा होता जाएगा, और उस रेवेन्यू को फिर आप यूज़ कर पाओगे अपनी आर्मीज़ को देने के लिए, अपना और ज़्यादा एक्सपेंशन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए देखने को मिलेगा कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स उन्होंने अपॉइंट करके रखे थे, जो सिंपली क्या काम था उनका, टैक्सेस कलेक्ट करना। नेक्स्ट है रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज थी, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, यानी अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से या फिर अलग अलग लोगों के द्वारा जो रूल किया जाता था, ठीक है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, यानी जो पाटलिपुत्र का जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज, तो ये डायरेक्टली आपका जो राजा है उसके कंट्रोल में था, यहाँ पे उनकी कैपिटल थी। एंड दिस मीन दैट द ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा
कि वो कहीं ना कहीं कलेक्ट करते थे टैक्सेस, फार्मर से भी लेते थे, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन भी टैक्स देगा, ट्रेडर भी देगा, हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो गांव में रह रहे, टाउन्स में रह रहे, तो सब टैक्स वगैरह कलेक्ट दिया करते थे ऑफिशियल्स को. ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबे द रूलर्स ऑर्डर्स. ठीक है, जो राजा का जो भी निर्देश है, आदेश है, उसको डिसओबे करेगा, मानने से मना करेगा, उसको पनिशमेंट भी मिलेगी उस ऑफिशियल को. मैनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, उनको सैलरी प्रॉपर दी जाती थी. मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस, ठीक है, स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स. ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि जो चाणक्य थे, उन्होंने इस तरीके से बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम बना के रखा था कि जो भी ऑफिशियल्स है इस तरह से कोई भी गलत काम ना करे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन पर निगरानी रखना है. तो उन्होंने स्पाई वगैरह जो है उनको भी रखा हुआ था, जो कहीं ना कहीं इन ऑफिशियल्स के ऊपर निगरानी रखते थे. ठीक है, मैसेंजर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह जो है मतलब जो भी संदेश वगैरह थे उस समय पहुंचाते थे. तो ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को सोचो रूल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था. और उस टाइम पे इतने अर्ली फेज़ में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने का जो काबिलियत थी, जो है पहली बार देखने को मिला था मौर्यन डायनेस्टी के पास थी. ठीक है, उसके बाद हम लेटर ऑन देखने को मिलेंगे और भी एम्पायर्स आते रहेंगे, बट स्टार्टिंग में जो एक एम्पायर थे जिन्होंने इस तरीके से रूल किया था वो आपका मौर्यन थी. ठीक है, और उससे पहले किसी को इतना आइडिया भी नहीं था कि किस तरीके से करना है. तो कहीं ना कहीं जो आपके चाणक्य, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है, किस तरीके से चंद्रगुप्ता की जो डायनेस्टी है, जो एम्पायर है, उसको किस तरीके से अच्छे से चलाना है. ठीक है, देन यहाँ पे बताया गया एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, मतलब जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको सुपरवाइज कौन करेंगे, आपके जो राजा है वो करेंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स, यानी एक राजा के दरबार में जो भी सीनियर मिनिस्टर्स बैठे हैं, उन्हीं की फैमिली के जो मेंबर्स बैठे हैं, उनकी हेल्प के थ्रू ये जो राजा है बाकी ऑफिशियल्स को सुपरवाइज करता है. देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस होते हैं जहाँ पे ईच ऑफ दीज आर रूल फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल की तरह रूल किया जाता है, सच एज तक्षशिला उज्जैन. तक्षशिला उज्जैन आपको एक प्रोविजन कैपिटल के रूप में देखने को मिलेगा. ऑल्दो देयर वॉज सम इम्पॉर्टेंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र से भी रहता है. एंड रॉयल प्रिंस जो होते हैं, यानी जो आपके राज्य के जो राजकुमार होते हैं, वह ऑफन सेंट एज अ गवर्नर के तौर पे आपको उन राज्यों में, उन एरिया में, उन प्रोविंसेस में भेजा जा रहा है ताकि वो वहाँ से उसको संभालें. ठीक है, ऑल्दो डायरेक्ट कंट्रोल, कुछ ना कुछ कंट्रोल राजा का देखने को मिलेगा ही, बट क्योंकि वो पर्टिकुलर जो एम्परर है, राजा है, वो प्रॉपरली हर एक प्लेस पे निगरानी नहीं रख सकता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जो राज्य के जो राजकुमार हैं वो कहीं ना कहीं जाए उन प्लेसेस में और एज अ गवर्नर की तरह उनको भेजते थे. लोकल कस्टम एंड द रूल्स और प्रोबेबली फॉलो किए जाते थे वहाँ पे. बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स. Here the Mauryas tried to control roads and rivers करते थे, and which were important for transport के लिए important था, and to collect whatever resources were available as tax or tribute. ठीक है, for example the Arthashastra tell us that the north west was important था for blankets के लिए. ठीक है, and South India for its gold के लिए, यानी वहाँ से gold मिल जाते थे and precious stone. It is possible that these resources were collected as tribute. ठीक है, नेक्स्ट है बेसिकली ट्रिब्यूट क्या होता है. अनलाइक टैक्सेस विच आर कलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस पे आपको टैक्सेस कलेक्ट किया जाता है, बट ट्रिब्यूट जो है कलेक्ट किया जाता है एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली. यानी अब लोगों के ऊपर है कि उनकी क्षमता कितनी है, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेडर की क्षमता है, क्योंकि ट्रेडर का काम है तो ट्रेडिंग करना, उसके पास अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो उस हिसाब से वो ट्रिब्यूट दे पाएगा जो पर्टिकुलर एम्परर है उसको. एक मान लो किसान है, उसकी फसल अगर अच्छी हुई है इस पर्टिकुलर सीजन में तो उस हिसाब से वो ट्रिब्यूट दे पाएगा. तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि एक पर्सन की विलिंग कितनी है देने की. ठीक है, बट टैक्सेस कैसा है, वो तो रेगुलर बेसिस में जितना टैक्स लगाया है उस टैक्स के हिसाब से हर एक पर्सन को देना ही पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट है देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स. द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट थे, बट मे बी हैव एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी एंड वैक्स टू द मॉडर्न ऑफिशियल. ठीक है, भले ही वो इंडिपेंडेंटली रहते हो, राजा का को डायरेक्टली रोल उनके ऊपर बेसिकली वो नहीं था, शासन नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो राजा को हेल्प करते थे जब भी उनको जो भी चीज़ चाहिए होती थी उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट से, तो वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करते थे. नेक्स्ट यहाँ पे बोला है एम्परर एंड द कैपिटल सिटी की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज वॉज अ एम्बेसडर था हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम सेल्यूकस निकेटर. यानी एक वेस्ट एशिया में जो रूल किया करते थे ग्रीक रूलर, उनका नाम था बेसिकली सेल्यूकस निकेटर. और उस सेल्यूकस निकेटर ने कहीं ना कहीं अपने एम्बेसडर को मेगास्थनीज को कहाँ पे भेजा, इंडिया में जो चंद्रगुप्ता है उनके कोर्ट में भेजा था. ठीक है, तो जिस तरीके से आपको देखने को मिलता है आज के टाइम पे एम्बेसडर्स होते हैं कि इंडिया का एम्बेसडर्स आपको देखने को मिलेगा जापान में है, चाइना में है,
आपका अमेरिका में, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कहीं ना कहीं एम्बेसडर को इसलिए भेजा जाता कि वो एम्बेसडर कहीं ना कहीं पर्टिकुलर कंट्री के जो भी उस समय किंग हुआ करते थे, आज के टाइम पे जो भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट है, उनसे बातचीत करे, कहीं ना कहीं जो समझौता है, आपसी जो बायलेटरल रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करे। उस टाइम पे देखने को मिला था कि उस टाइम पे भी वेस्ट एशिया और इंडिया के बीच में जो बायलेटरल रिलेशन थे उसको कितना ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है, किस तरीके से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है और ज़्यादा इन्हेंस हो, उसको करने के लिए कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर भेजा हुआ था सेल्यूकस निकेटर ने। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ, उसने जो देखा उसके बारे में उसने लिखा। द ओकेशंस ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन द पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद द ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। ठीक है, यानी ऐसे टाइम पे जब पब्लिक में आ रहे हैं राजा तो किस तरीके से सेलिब्रेशन होता था, तो एक रॉयल तरीके का, एक ग्रैंड रॉयल तरीके का प्रोसेशन निकलता था, एक तरह से मतलब झांकी टाइप निकलती थी। ही इज़ कैरिड इन अ गोल्डन पालकी में बैठ के आते थे। ठीक है, ही इज़ गार्डेड राइट एलिफेंट। ठीक है, इसको इनके जो गार्ड्स होते थे कहीं ना कहीं बड़े बड़े हाथियों में बैठ के आते थे, जिसको उस हाथी को डेकोरेट किया होता था गोल्ड और सिल्वर से। सम ऑफ द गार्ड कैरी ट्रीज, मतलब ट्रीज अपने साथ कैरी करते थे जिनमें जो लिविंग बर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग द फॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स, मतलब ट्रेन किए हुए पैरट्स हैं, वो कहीं ना कहीं होते थे। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। देखो सोचो कितनी बड़ी बात है कि उस समय जो वुमेन्स थी उनको इस लायक समझा जाता था कि वो एक, पहली बात है वो आर्मी के तौर पे अपना काम वाम कर सकती थी, और कहीं ना कहीं जो राजा है यानी वो इतना बड़ा जो एम्परर है उनको गार्ड करने का काम बेसिकली वुमेन को दिया हुआ था। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मैन में ट्राई टू किल हिम। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन वहाँ पे उस समय राजा को इसलिए दी जा रही थी बिकॉज कहीं ना कहीं जो चंद्रगुप्ता था, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको डर था, या फिर कह सकते हैं चाणक्य जो है इस चीज़ को हमेशा बेसिकली ध्यान रखते थे कि चंद्रगुप्ता है उनको कोई भी जो है नुकसान ना पहुँचाए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा चेंज लेके आए थे। बिकॉज इससे पहले जो मौर्यन डायनेस्टी से पहले आपको देखने को मिलेगा नंदा डायनेस्टी थी, वो नंदा डायनेस्टी जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में अच्छे से जो है रूल नहीं कर रही थी, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो स्टोरी आई एम श्योर आपने देखी होगी, इस तरह से नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे धरानंद और जो चाणक्य, उनके बीच में किस तरीके से बहस होती है। फाइनली वो प्लेज लेते हैं कि किस तरीके से आपको जो है आपकी जो भी नंदा डायनेस्टी का जो रूल है उसको ख़त्म करेंगे, और फाइनली वो उसको ख़त्म करने के लिए चंद्रगुप्ता को लेके आते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, और फाइनली वो उसको इस लायक बनाते हैं कि वो धरानंद से फाइट कर सके, और फाइनली वहाँ पे अपना जो है डायनेस्टी स्टैब्लिश कर सके। दैट्स वाई इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वहाँ पे उस समय दिया जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें डर था कोई ना कोई उन पर अटैक ना कर दे किंग के ऊपर। ठीक है, दैट्स वाई इतने सारे प्रोटेक्शन किए जाते थे। एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी खाना वो खाते थे उनको पहले कोई स्पेशल सर्वेंट था, उन्हें वो टेस्ट करता था, तभी वो किंग उसको खाने को लेते थे। एंड ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, मतलब 2 रातें वो किसी भी एक बेडरूम में नहीं काटते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर किसी को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इसी कमरे में सोता है तो वहीं पे अटैक करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज उस समय तो कुछ कैमरा वैमरा का सिस्टम था नहीं कि भाई कैमरे से कंट्रोल करके देख लो कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं जो उनको गार्ड कर रहे हैं वो इतने लॉयल होने चाहिए अपने राजा के प्रति, अपने राज्य के प्रति, कि उन पर भरोसा किया जा सके, सो दैट किंग की प्रोटेक्शन अच्छे से हो पाए। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी था। दैट्स वाई वो एक पर्टिकुलर रात वो एक ही बेडरूम में काटती थी। एंड देखने को मिलेगा इस तरीके से जो चाणक्य हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उस टाइम के जो सिस्टम है किस तरीके से होना चाहिए उस सबको अपनी अर्थशास्त्र की जो बुक है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बोला गया है कि एंड अबाउट पाटलिपुत्र, जो कि उनकी मेन कैपिटल थी, उनके बारे में बताते हैं, जो कि आज का मॉडर्न पटना है, पहले उसको पाटलिपुत्र बोला जाता था। अगर उसके बारे में बात करें तो लिखते हैं कि देर इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी है ये काफ़ी ज़्यादा। इट इज़ सराउंडेड बाई मैसिव वॉल्स है, बड़ी बड़ी 570 टावर्स देखने को मिलेंगे, 64 गेट्स हैं वहाँ पे। द हाउसेज ऑफ 2 और 3 स्टोरी के आपको मतलब 2 या 3 मंजिले घर देखने को मिलेंगे। कुछ लकड़ी के बने हैं तो कुछ मड ब्रिक के बने हुए हैं। किंग का पैलेस जो है बेसिकली इज ऑल्सो वुड का बना है, डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग की गई हैं। इट इज़ सराउंडेड बाई गार्डन्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बर्ड्स वगैरह सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके राज्य में थी। ठीक है, तो ये सारे जो है चीज़ें जो मेगास्थनीज ने अपनी जो बुक है इंडिका में लिखे हैं, और जब इस बुक को पढ़ा गया तब हमारे द्वारा या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो भी हिस्टोरियंस है, जो भी स्कॉलर्स है, जब उन्होंने इस बुक को पढ़ा तो समझा ये किस टाइम पे, उस टाइम पे बेसिकली किस तरीके से वहाँ पे सोसाइटी थी, राज्य किस तरीके से वहाँ पे रूल किया करता था, उसके मेन जो फीचर्स है उसके राज्य के वो हमें जानने को मिले इस बुक के थ्रू। नेक्स्ट है
अशोका यूनिक रूलर क्यों है? द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर जो है आपको अशोका ही देखने को मिलेंगे. ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पब्लिक थ्रू द इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन के थ्रू वो कहीं ना कहीं अपने मैसेज जो है पब्लिक तक पहुंचाते थे. मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शन जो है आपको प्राकृतिक में मिलेगी, जो कि लोकल लैंग्वेज थी, ताकि लोकल लैंग्वेज में आसानी से कोई भी लोग समझ पाएँ. और इसको लिखा गया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट में. ठीक है. अशोका वॉर इन कलिंगा की बात करें तो कलिंगा एक एंशियंट नेम है. किसका? कोस्टल उड़ीसा का ना. उड़ीसा को सबसे पहले एंशियंट नेम क्या है उसका? कलिंगा था. एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अशोका ने एक वॉर लड़ी थी टू कॉन्कर द कलिंगा को जीतने के लिए. हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड द ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स. यानी इतना ज़्यादा खून खराबा, इतना ज़्यादा वायलेंस देख के कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि अब उनको अब कोई भी वॉर जो है फर्दर फाइट नहीं करनी है. ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, याद रखना, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर. मतलब एक वॉर को जीतने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने सब चीज़ त्याग दी कि अब फाइनली अब कोई वॉर नहीं लड़ना है. बिकॉज इससे कहीं ना कहीं नुकसान क्या हो रहा है, जनता का, जो आम कॉमन पीपल है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं वॉर की वजह से. नेक्स्ट है अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर. यानी अशोका का एक इंस्क्रिप्शन है वो देखने को मिलेगा कि उसने कलिंगा वॉर के ऊपर कैसे डिस्क्राइब किया है. दिस इज़ व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन में उन्होंने ये बातें लिखी हुई हैं. बिकॉज इस बातों को वो जनता तक पहुंचाना चाहते थे, वो बताना चाहते थे किस तरीके से उनका जो है हृदय परिवर्तन हुआ है, किस तरीके से अब वो एक धम्मा को जो है फॉलो करना चाहते हैं और लोगों को भी चाहते हैं कि वो लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें. ठीक है. तो उन्होंने लिखा है कि 8 years आफ्टर बिकमिंग द किंग आई कॉन्कर्ड द कलिंगा. यानी 8 साल बाद जब उन्होंने कलिंगा को जीता ऐसा, तब वो कहीं ना कहीं हम देखने को मिलेगा कि अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर किए गए एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल यहाँ पे मारे गए. दिस फिल्ड मी विथ सॉरो. ठीक है, इससे क्या हुआ, उनके मन में सॉरो सा डेवलप हो गया. वाई? वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड किया जाता है तो लैक ऑफ पीपल यहाँ पे पहले तो बात है उनकी मतलब मरते हैं वो. एंड मैनी वर टेकन, और जो बच जाते हैं उनको प्रिजन में डाल दिया जाता है. ब्राह्मण्स एंड मोंक्स जो है वो भी इस कहीं ना कहीं इस फाइट में मारे जाते हैं. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and the servants die or lose their loved ones को खो देते हैं. That is why I am sad. इसलिए वो बता रहे हैं अशोका कि मैं बहुत दुखी हूँ एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं धम्मा को ऑब्जर्व करूँगा एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल. मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं तो इसको समझ चुका हूँ कि धम्मा क्या है, और मैं कहीं ना कहीं लोगों को भी उसकी अवेयरनेस जो है प्रोवाइड करूँगा. आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर है देन दी कॉन्क्वर देम थ्रू फोर्स. यानी एक राज्य पे जिस तरह से आप फोर्स अप्लाई करके उसे जीतने की कोशिश करते हो, उससे बेटर तरीका ये है कि आप धम्मा के थ्रू लोगों के दिल को जीतो. ठीक है, उनको जीतने की कोशिश करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको फॉलो करें, आपके जो आइडियाज़ है, आपकी जो टीचिंग्स है उनकी तरफ जाएँ. ठीक है. तो आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर. मैं फ्यूचर के लिए ये चीज़ें इंस्क्राइब कर रहा हूँ सो दैट माई सन एंड द ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट द वॉर. मेरा बेटा और मेरा जो पोता जो भी होगा वो इस वॉर के बारे में ना सोचे. जो गलती मुझसे हुई है वो गलती उनसे ना हो. तो ये मैसेज कहीं ना कहीं वो उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था. इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा. यानी लड़ाई करने की बजाय, वॉर करने के बजाय वो ये सोचे कि धम्मा को किस तरह से स्प्रेड करना है. तो धम्मा इस प्राकृतिक वर्ड है जो फ्रॉम संस्कृत से लिया गया, जिसका नाम है धर्म. नेक्स्ट हम समझते हैं कि व्हाट वाज अशोका धम्मा. क्या कहता था? अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड. यानी किसी भगवान की पूजा को वर्शिप करना उसके बारे में नहीं बोलता था, और ना ही किसी सेक्रीफाइस को परफॉर्म करने के बारे में बोलता था. ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन. जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे को समझाते हैं, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स. he was also inspired by the teaching of Buddha. Mainly ये बुद्धा की टीचिंग से जो है इंस्पायर थे. There were a number of problems that troubled him, जो उनको ट्रबल कर रही थी. एंड पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते थे, एंड दिस समटाइम लेड टू द कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. एनिमल्स को वहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता है. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है. बिसाइड्स देयर वर क्वेरल्स एंड फैमिलीज, फैमिली के अंदर ही झगड़े देखने को मिलते हैं. नेबर्स के साथ झगड़े हो रहे हैं. मतलब हर चीज़ें, मतलब परेशानी है. ठीक है, आप सोच रहे हो कि कुछ लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, फैमिली के अंदर झगड़े हो रहे हैं, बाहर झगड़े हो रहे हैं, राजा राज्य के झगड़ा कर रहा है. ठीक है,
कोई राज्य गद्दी पाने के लिए झगड़ा कर रहा है। तो इन सब का सोल्यूशंस वो क्या बताते हैं कि अशोका फेल्ट दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि जो भी प्रॉब्लम जो चल रही है वो कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करे। सो ही अपॉइंटेड द ऑफिशियल नोन एज धम्मा, महामंत्र को अपॉइंट किया, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा के बारे में बताया उनको। बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक एंड पिलर्स में रखते थे, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स, उन्होंने कुछ कुछ मैसेंजर्स भी सेंड करे सो दैट वो उनके जो आइडियाज़ है अबाउट द धम्मा उनको डिफरेंट जो लैंड्स है जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस हो गया, वहाँ तक फैलाएं। एंड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका, इनको यहाँ पे भेजा ताकि वो वहाँ पे उन आइडियाज़ को स्प्रेड करें। ही बिल्ट रोड, उसने काफ़ी सारी सड़कें बनाई हैं, वेल्स बनाए हैं, एंड बिल्ट रेस्ट रूम्स बनाए हैं ताकि जो भी लोग आएँ उनको यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है, रेस्ट रूम में वो रेस्ट कर सके। बिसाइड ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स। है सोचो एक ऐसी व्यवस्था करी है जहाँ पे अगर कोई ह्यूमन बींग अगर बीमार होता है तो वो भी उनका ट्रीटमेंट, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। सिमिलरली एनिमल्स अगर मान लो कुछ होता है एक एनिमल को तो उसको भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट है अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, पीपल परफॉर्म वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल। ठीक है, वो बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर मान लो कोई बीमार होता है तो बहुत सारे रिचुअल्स लोग परफॉर्म करते हैं। व्हेन द चिल्ड्रंस गेट मैरिड, शादी हो रही है बच्चे की तो भी एक रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है। जब छोटा बच्चा बॉर्न हो रहा है तो अलग रिचुअल्स होते हैं। व्हेन दे गो ऑन जर्नी, ठीक है, तब अलग हो रहा है। तो मेन चीज़ है कि लाइफ में रिचुअल्स चले ही आ रहे हैं। तो और मेन चीज़ वो बता रहे हैं कि दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ये इतने यूजफुल है ही नहीं, ठीक है। इफ़ इंस्टेड ऑफ दिस द पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, ठीक है, उन्हें दूसरों की प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करना, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल होगा। वट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, ही है क्या, मतलब किस प्रैक्टिसेस की यहाँ पे बात की जा रही है। मेन चीज़ ये है कि आपको जेंटल रहना है, ठीक है, स्लेव्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ, यानी जो आपके नीचे हैं, जो आपकी सेवा कर रहे हैं उनके साथ जेंटल बिहेव करो, ठीक है। अपने बड़े बुजुर्ग का रिस्पेक्ट करो, ट्रीट करो हर एक क्रिएचर्स को विद कंपैशन के साथ, एक लव के साथ जो है उनको ट्रीट करना है। गिव गिफ्ट्स टू द ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, यानी जो भी ब्राह्मण और मॉन्क्स आपके पास आते हैं उनको गिफ्ट दो, जितना हो सके उनकी सेवा करो, ठीक है। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, यानी अपने रिलीजन को आप प्यार कर रहे हो और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत प्रैक्टिस है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, हर एक किसी को अपने एक दूसरे की जो रिलीजन है उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इफ़ वन प्रेज वंस ओन रिलीजन वाई क्रिटिसाइजिंग द अनदर, वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन, यानी कि अगर मान लो मैं एक हिंदू हूँ और मैं कहीं ना कहीं किसी और रिलीजन की जो है कहीं ना कहीं बुराई कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उस रिलीजन की बुराई नहीं कर रही हूँ, अपने रिलीजन की बुराई कर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। आपको क्या करना है, अपने खुद के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना है, सामने वाले के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करना है, और दोनों को एक साथ एक म्यूचुअल हार्मनी के साथ जो इस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर रहना, दैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप किसी भी पर्सन को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अपने धर्म के बारे में जो भी अच्छी चीज़ें आप दूसरों को बताइए, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो चीज़ें वो अडॉप्ट करें, अगर नहीं लगेगा तो फोर्सफुली नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली जो भी प्रैक्टिस दूसरे रिलीजन में की जाती है उसकी रिस्पेक्ट करनी है आपको, ठीक है। Therefore one should try to understand the main idea of another religion, है जो आइडिया है दूसरे रिलीजन का उसको समझो और उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। हर एक रिलीजन देखो सेम चीज़ ही बताता है, और मेन चीज़ अब कोर, जो आपका जो मेन कोर है अगर वो सेम है, चाहे आप कोई भी रिलीजन की बात करो, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, या फिर आपका इस्लाम है, ठीक है, जुडाइज़्म है, तो हर क्रिश्चियनिटी है, तो सबका कोर बेसिकली सेम है। अब बाकी पेरिफेरी में कुछ भी क्यों ना हो, अगर कोर सबका सेम है तो वाई नॉट वी रिस्पेक्ट अदर रिलीजन ना, तो हमें हर एक रिलीजन की यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट की, अभी जो हमने देखा था, तो ये आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। जो ए लेटर है उसको आपको डिफरेंट फॉर्म में बताया हुआ है कि अर्ली ब्राह्मण में ए इस तरीके से लिखा जाता था। आज जो हम यूज़ करते हैं हिंदी देवनागरी उसमें हम इस तरीके से बनाते, बंगाली में इसको इस तरीके से, मलयालम, तमिल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। यहाँ पे कुछ मैप्स के थ्रू बताया गया है, दैट्स शोइंग द ट्रेड रूट इंक्लूडिंग द सिल्क रूट। यहाँ पे बताया गया है कि जो रेड वाला है, दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज़ रूलर, यानी जो ये पर प्रॉपर जो रूट दिख रहा है आपको, ये सब कौन सा सिल्क रूट है और ये कहीं ना कहीं चाइना के कंट्रोल में था। ग्रीन वाला जो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट है, दीज रूट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ कुशाना, जो अभी आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कुशाना, उसके अंडर ये जो ग्रीन वाला रूट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो ब्राउनिश में है, दीज वर द इम्पॉर्टेंट सी रूट है। रेड वाले जो आपको देखने को मिलेंगे, दिस वर रूट अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलर ऑफ ईरान, यानी पर्शिया के अंडर था। और हल्का सा जो पर्पल है, दीज रूट्स वर कंट्रोल बाय द रोमन एम्पायर,
करते थे, ठीक है। तो एकदम ध्यान से एक बार फोकस करके आप इस रूट्स को ऑब्जर्व करना। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कुछ आएगा, बट कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि कौन को किस तरीके से कौन कौन सा एरिया किसके अंडर आता था, ठीक है। हाँ, देन ये है, यहाँ पे बताया गया है द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स अराउंड 2200 ईयर्स अगो, पहले कोलैप्स हो गए थे। इन इट्स प्लेस एंड एल्सवेयर रोज सेवरल न्यू किंगडम, यानी जैसे मौर्यन एम्पायर, जो इतना बड़ा एम्पायर जब कोलैप्स हुआ तो उसकी जगह हमें छोटे छोटे नए नए किंगडम्स देखने को मिलेंगे। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, किंग्स नोन एज द इंडो ग्रीक्स आपको देखने को मिलेंगे, हु रूल्ड फॉर अबाउट 100 ईयर्स, उन्होंने रूल किया। दे वर फॉलोड बाय सेंट्रल एशियन पीपल आए, जिसको हम शाकास कहते हैं, उन्होंने रूल किया। हो सेटअप किंगडम इन द नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में उन्होंने अपना जो है एम्पायर मतलब किंगडम जो है इस्टेब्लिश किया। सम ऑफ दिस किंगडम लास्टेड अबाउट 500 ईयर्स, ठीक है, मतलब 500 सालों में इनका किंगडम जो है इतना नहीं टिक पाया। टिल द शाकाज वर डिफीटेड बाय द गुप्ता किंग, जो कि चैप्टर 9 में हम देखने को मिलेगा। शाकाज इन टर्न फॉलोड बाय द कुशान साइफर अबाउट 200 ईयर्स को पहले, उसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द नॉर्थ इन द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, जनरल ऑफ द मॉडर्न्स नेम जो पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र सुंगा, उन्होंने अपना खुद का किंगडम स्टैब्लिश किया, ठीक है। द शुंगास वर फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी, उसके बाद आए कन्वाज आए, एंड बाय रूलर्स फ्रॉम अदर फैमिलीज टिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर अबाउट 1700 ईयर्स अगो। द शाकास हु रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ वेस्ट इंडिया फाउट सेवरल बैटल्स विद द सतवानास के साथ, वो रूल्ड ओवर वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एरिया में रूल किया करते थे। द सतवानास किंगडम विच वॉज स्टैब्लिश अबाउट 2100 ईयर्स अगो लास्टेड अबाउट 400 ईयर्स। अराउंड 1700 ईयर्स अगो न्यू रूलिंग फैमिली जो आई, जिसका नाम था वकटकास, बिकेम पावरफुल इन सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। साउथ की बात करें तो चोला चेरिया पांड्यास जो है रूल किया करते थे बिटवीन 2200 एंड 1800 ईयर्स अगो, एंड अबाउट 1500 ईयर्स अगो देर वर 2 किंगडम, लार्ज किंगडम्स उभर किया है, जिनका नाम था पल्लवास एंड चालुक्यास। देर वर सेवरल अदर किंगडम्स एंड किंग्स एज वेल, वी नो अबाउट देम फ्रॉम देयर कॉइन्स इंस्क्रिप्शन के थ्रू, और कुछ किताबों के थ्रू पता चलता है कि ये किंगडम्स किस तरीके से रूल किया करते थे, ठीक है। And there were other changes that were taking place in which ordinary men and women played a major role निभाते हैं। They included the spread of the agriculture, किस तरीके से हुआ, growth of new towns, craft production किस तरह से होता है, trade किस तरीके से आता है। Traders explored land routes, उन्होंने कुछ land routes को explore किया within the subcontinent and outside, ठीक है। sea routes को ढूंढा, to west asia तक अगर पहुँचना है तो कैसे जाएंगे, ईस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। were also opened up and many new buildings were built की गई वहाँ पे, including the earliest temple and stupas, books were written की गई, scientific discoveries हुई इन दिनों। These development took place simultaneously, that is at the same time. Keeping this in mind, you have to read rest in the book, आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको देखेंगे सतवाना के कॉइन के बारे में बताया गया, शाकास के कॉइन इस तरीके से थे, कुशान के कॉइन देखने को मिलेंगे, इंडो ग्रीक के कॉइन, ठीक है। तो मतलब मेन जो नक्काशी इसमें की गई है वो आप देखो कितनी बेहतरीन की गई है। तो उस समय जो स्किल थी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, हम ये देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी छोटी छोटी जो चीज़ों को इतना अच्छे से इम्बाइब किया गया है एक छोटे से सरफेस पे कॉइन के ऊपर। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, हो सके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।